किसी भी लड़ाई में जो जीतता वो है जो अंत तक खड़ा रहता है। और इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी बार मार खाई है या वो कितनी बार गिरा है। अगर वो गिर के उठता है तो ही वो जीतेगा। अगर गिर के वो गिरा रह गया और उसने उठने की हिम्मत नहीं की तो फिर वो वहीं पे लड़ाई हार जाएगा। हौसला रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मुसाफिर मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस JR ऑब्जेक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अभी यूपी PCS बिहार PCS के टॉपर्स की सीरीज़ चला रहा था, अभी मैं आपके लिए लाया हूँ UPSC जो टॉपर्स रहे हैं, स्पेशली जो प्रयागराज के लोग रहे हैं उनकी मैं पूरी सीरीज लेके आया हूँ। उसी के बीच में आज हमारे बीच सर हैं, सर से हम लोग बात करेंगे। तो सर सर्वप्रथम आपको इसके लिए बधाई। थैंक यू सो मच। तो सर अभी आप थोड़ा सा एक ब्रीफली परिचय देते हुए सर कौन सी रैंक आई है और अपना थोड़ा सा इंट्रो देते हुए सर थोड़ा ब्रीफली में बताएं। मेरा नाम निखिल यादव है और मेरी UPSC CSE 2020 में 396 रैंक आई है। और मेरी स्कूलिंग और मेरा कॉलेज दोनों ही प्रयागराज में हुआ। मैंने बीटेक किया है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। मैं 2015 का पास आउट हूँ। उसके बाद फिर मैंने जॉब करी थी और उसके बाद रिज़ाइन करके प्रिपरेशन करी और उसके 2-3 साल के बाद फिर ये फाइनल रिज़ल्ट इसमें आया है। ओके सर। तो सर अभी जैसे अभी आपका इसके पहले शायद SDM पद पे भी चयन हुआ था। जी हाँ, मेरा इससे पहले UP PCS 2019 में असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ के पद पर चयन हुआ था। उसके बाद UP PCS 2020 में SDM के पद पे भी चयन हो चुका है। तो सर इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के पीछे आपकी क्या प्रेरणा रही या क्यों इस एग्ज़ाम को आप क्लियर करना चाहते थे? प्रेरणा जो इस एग्ज़ाम के पीछे रही थी वो एक तो था कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास साधन है कुछ अच्छा करने के लिए, अपने लिए भी और उसके साथ साथ समाज के लिए भी। और अगर देखा जाए तो इन सर्विसेज के अलावा में सबसे ज़्यादा इंसान के पास सुविधाएं और मौके होते हैं कि वो एक चेंज ला सके। और तो मैं भी इसी सोच के साथ इसमें आया, इसमें तैयारी की। मुझे इसका सिलेबस बहुत अच्छा लगा, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैं इतना लंबा सफ़र इसमें तय कर पाया, क्योंकि एक पढ़ाई इसमें जो है जो मेरी रही वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही थी। जी। तो सर अभी बीटेक छोड़ के बच्चे इधर आते हैं, तो सर अभी आपने बीटेक जैसे ड्रॉप आउट किया, तो सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसका अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें काम करने के मौके ज़्यादा मिलते हैं और आपके पास थोड़ी सी फ्रीडम होती है कि आप किसी तरह की चीज़ें बदलाव ला सकें, एक आप लोगों के लिए प्रेरणा बन सकें, जो शायद इंजीनियरिंग करने में उतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसीलिए लोग इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि वो सिविल सर्विसेज की तरफ आएँ। जी। तो सर अभी जैसे आपने इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त की और आप ऑलरेडी UP PCS में भी 2 बार सिलेक्टेड हैं और इसके पहले भी आपका 2020 में एज SDM सिलेक्शन हुआ था। तो सर अपने क्या रणनीति बनाई, कैसे आपने सर तैयारी की और एक क्या प्रारूप रहा और कितना समय आपने सर दिया? इन सारी बातों को सर अपना एक रणनीति जो ओवरऑल रहा वो सर बताएं। मेरी तैयारी बहुत लंबी रही क्योंकि मैंने 2015 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद जॉब करी थी। जॉब छोड़ के मैंने प्रॉपरली 2017 से प्रिपरेशन स्टार्ट करी। 2016 में मैंने जॉब छोड़ी थी और 2017 से मैंने स्टार्ट किया था। 17 में मैंने UPSC का अटेम्प्ट दिया था, मैं इंटरव्यू दिया। फिर 18 में मैंने इंटरव्यू दिया था, तो और ये दोनों ही बार बहुत कम मार्जिन से रुक गया था। फिर 19 में मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ था। फिर तो ओवरऑल ये बहुत एक लंबा प्रोसेस रहा और इस प्रोसेस में धीरे धीरे जो होता है कि इम्प्रूवमेंट की बात, वो धीरे धीरे ही मैंने सीखी और इसको उसी तरह से जो है बढ़ाने की कोशिश की। बाकी सब्जेक्ट वाइज हर एक चीज़ की रणनीति थी। मेरे पास गाइडेंस अच्छा अवेलेबल था क्योंकि मेरे कॉलेज के जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मेरी बहुत मदद की इस पूरे प्रोसेस में और एक बहुत बड़ा कारण है कि शायद मैं यहाँ बैठा हूँ तो उनकी वजह से बैठा हूँ। जी।
तो सर जैसे आपने बताया कि एक बुक लिस्ट रही, तो क्या रणनीति रही? जैसे आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया, इसके पहले भी आपने जैसे भी बताया कि 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू भी दे चुके हैं, तो क्या रणनीति थी? अगर हम प्री की बात करें, या प्री की आपकी क्या रणनीति थी? हर इसके 3 स्टेज होते हैं, तीनों के लिए अपनी अलग अलग तरीके होते हैं और स्ट्रैटेजी होती है। और प्रीलिम्स के लिए जो स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी वो ये था कि जो अपना स्टैटिक पोर्शन है उसको अच्छे से कवर किया था। सिलेबस में आप देखें और उसको पढ़ने की ज़रूरत है कि जो स्टैटिक चीज़ें हैं जो पता है कि हर साल नहीं बदलती, जैसे कि हिस्ट्री या फिर आर्ट एंड कल्चर, तो इनको मैंने अपना बेस बनाया था कि इनके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस अच्छी करी थी। मैंने 25 से 30 पेपर्स लगाए थे, मॉक टेस्ट पेपर्स, तो वो प्रीलिम्स में काफ़ी काम आए। इसके अलावा मैंने प्रीलिम्स के लिए जो बेसिक बुक्स हैं, जैसे विज़न की मंथली करंट अफेयर्स आती हैं, तो करंट अफेयर के लिए मैंने उसको रेफ़र किया था। ये प्रीलिम तो सर अभी जैसे आपने बताया प्रीलिम्स की ऐसे तैयारी की, तो कुछ लोग मेंस को कंबाइन लेके चलते हैं। तो अगर हम जीएस पेपर वाइज बात करें, तो सर एक एक पेपर की अगर हम बात करें, तो जीएस फर्स्ट की आपने कैसे तैयारी की है और उसमें क्या बुक लिस्ट आपकी रही? GS 1 में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है हिस्ट्री, दूसरा सोसाइटी और तीसरी ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री के लिए मैंने जो बेसिक प्रीलिम्स में बुक पढ़ी थी, स्पेक्ट्रम, उसी को रेफ़र किया और उसके बाद उसके बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाए। और वो जो शॉर्ट नोट्स थे वो एकदम थीम वाइज थे, और जैसा कि मेंस में ज़रूरत होती है, और क्वेश्चन वाइज, तो वो मैंने उसमें एक 10-12 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जिसका कि मैंने हिस्ट्री में यूज़ किया। उसी तरह सोसाइटी होती है, तो सोसाइटी में मैंने बेसिक एनसीईआरटीज़ पढ़ी। उसके बाद जो करंट में इश्यूज़ चल रहे हैं सोसाइटी के, वो देखे और उसको समझा, उसके नोट्स बनाए और उसकी पढ़ाई करी। और उसके बाद ज्योग्राफ़ी मेरा ऑप्शनल भी था, और उसके अलावा मैंने एक कॉपी बनाई थी जिसमें मैंने सारे मैप्स जितने हो सकते हैं उनको बनाने की कोशिश करी। और ये 3 चीज़ करने के बाद फिर मैंने टेस्ट पेपर्स लगाए थे। टेस्ट पेपर्स में प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, तो मैंने 2013 के बाद से मेंस के सारे पेपर्स एक बार देखे थे, और उसके अकॉर्डिंग जो मेरा नोट्स था उसको मैंने अपडेट किया था। उसमें जो क्वेश्चंस थे उसको अपने हिसाब से सॉल्व किया था, उसका एक प्रॉपर नोट बनाया था, और वो उसी को मैं बार बार पढ़ता था। तो सर अभी GS 2 के लिए आपने क्या किया, और ऐसे बारी बारी से हम चारों पेपर डिस्कस करेंगे। GS 2 में भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल साइंस का पार्ट होता है, दूसरा होता है गवर्नेंस का, और तीसरा होता है इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए बेसिक लक्ष्मीकांत होती है जो हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, उसको एक बार ग्लांस करने की ज़रूरत है मेंस के लिए, और मेंस के पहले उसको एक बार देखना होता है। उसके अलावा जो रिसेंट में इवेंट्स चल रहे होते हैं वो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उसके लिए जो विज़न की मंथली मैगज़ीन्स आती हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। उसके अलावा मेंस 365 करके एक मॉड्यूल आता है, वो मैंने रेफ़र किया था। इसकी पढ़ाई करने के बाद गवर्नेंस की बात आती है, उसमें भी मेंस 365 विज़न का वो मैंने यूज़ किया था। उसके अलावा जो टॉपिक वाइज जो मुझे मटेरियल नहीं मिलता था उसका मैं नेट पे उसको सर्च करता था, उसको नेट से पढ़ता था। फॉर एग्ज़ाम्पल ई गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो ये मैंने वहाँ से कवर किए थे। और इंटरनेशनल रिलेशंस पूरी तरह मैंने न्यूज़पेपर और विज़न की मेंस 365 का यूज़ करके उसको प्रिपेयर किया था। इसी तरह GS 3 का जब आता है तो GS 3 में 4 टॉपिक आते हैं। इकोनॉमी आता है, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, 5 टॉपिक आते हैं। तो इसी तरह मैंने इकोनॉमी को प्रिपेयर करने के लिए मैंने न्यूज़पेपर का यूज़ किया था, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था अच्छे से। और उसके बाद दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ने के लिए मैंने मेंस 365 का यूज़ किया था, और उसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर आता है वो, और साथ साथ न्यूज़पेपर चलता ही रहता था। डिज़ास्टर मैनेजमेंट मेरा ऑप्शनल का पार्ट है,
तो मैंने वहाँ से काफ़ी हद तक कवर, हाँ ज्योग्राफी का पार्ट है, तो ज्योग्राफी में उसको काफ़ी हद तक कवर कर लिया था। उसके अलावा जो एडिशनल चीज़ें बचती हैं उसके लिए मैंने नेट का यूज़ किया था, इंटरनेट से पढ़ाई करी थी। और उसके बाद एनवायरनमेंट की बात आती है तो वो भी ज्योग्राफी में काफ़ी हद तक ओवरलैप करता है। और जो एडिशनल चीज़ें थी वो विज़न के मटेरियल से और इंटरनेट के यूज़ से, ये सब चीज़ें यूज़ करके उसमें मैंने पढ़ाई करी। और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स जो थे वो भी देखता रहता था, तो इसलिए जो प्रिपरेशन थी वो पूरी तरह से एग्ज़ाम फोकस्ड रही और इधर उधर जो है मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, भटका नहीं मटेरियल की खोज में। केवल उतना ही पढ़ा जितना कि मैंने देखा कि पिछले साल में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस तरह से फिर मैंने GS 3 की पढ़ाई करी थी। GS 4 के लिए मैंने बेसिक जो वर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं जो सिलेबस में लिखे हुए हैं, उनको नेट पे सर्च किया, उनका मीनिंग देखा। और उसके अलावा मैंने अच्छी उसमें राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी करी थी, क्योंकि इस पेपर में जनरली लोगों के क्वेश्चंस छूट जाते हैं। वो इसमें अच्छी पढ़ाई की थी। एक बुक आती है DK बालाजी करके, एथिक्स की, मतलब DK बालाजी ही इज़ एन IAS ऑफिसर ऑफ 2014 बैच। तो वो उन्होंने, सर ने बहुत अच्छी बुक लिखी है एथिक्स पे, तो मैंने उसको रेफ़र किया था। उसके जो एग्ज़ाम्पल्स थे उनका यूज़ किया था आंसर्स में। केस स्टडीज़ के लिए भी मैंने जो उनकी अप्रोच थी, उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं उनके पेपर्स पड़े हुए हैं नेट पे, तो वो यूज़ करके मैंने केस स्टडीज़ को कंप्लीट किया था उसमें। तो सर अभी जो CSAT का पेपर है बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं पहले फेज में और CSAT की वजह से हो जाते हैं। तो आपका तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन जो एस्पिरेंट है तैयारी कर रहे हैं वो कैसे करें? CSAT का जो एग्ज़ाम है वो हर साल कठिन होता जा रहा है। ये मैंने भी जब एग्ज़ाम्स दिए तो मुझे अटेम्प्ट करने में मुझे समझ में आने लगा था। और जो इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसमें कुछ हद तक इसकी तैयारी मांगती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो मेंटल फ्रेमवर्क है उसको बना लें कि किस तरह से आपको CSAT अटेम्प्ट करना है। जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल लूँ तो मेरी मैथ्स अच्छी है, और तो ये चीज़ मैं इंश्योर करता था कि 2 घंटे में से सवा घंटे मैं मैथ्स के क्वेश्चंस करूँगा और जो 45 मिनट बचेगा वो मैं इंग्लिश को दूँगा। और जनरली इतना ही रखता था। तो इसलिए जो है मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस मैं पहले अटेम्प्ट करता था, उसको कोशिश करता था कि सवा घंटे में हो जाए। और अगर मान लीजिए कि क्वेश्चंस कठिन हैं और सवा घंटे में नहीं हो पा रहे हैं, तो भी फिर सवा घंटे में जितने भी क्वेश्चन हुए उतना करके फिर मैं आगे बढ़ता था। मैं उसके चक्कर में वहीं ट्रैप नहीं होता था। और जनरली जो लोगों से गलती हो रही है CSAT में, वो यही हो रही है कि वो क्वेश्चंस में ट्रैप हो जा रहे हैं, स्पेशली मैथ्स के क्वेश्चंस में। और वो एक क्वेश्चन में 5 मिनट 10 मिनट लगा देते हैं। तो ये नहीं करना है, आपको टाइम देखते रहना है और ये इंश्योर करना है कि जो आपने बनाया है अपना तरीका कि मुझे 1 घंटे में करना है या 1.5 घंटे में करना है, उस हिसाब से टाइम को बाँटिए। और दोनों ही चीज़ों को, इंग्लिश को भी और मैथ्स को भी ऑलमोस्ट बराबर टाइम देने की कोशिश करें, तो CSAT में दिक्कत नहीं आएगी और बहुत इजीली आप 66.6 मार्क्स उसमें गेन कर सकते हैं। जी सर, एसए वाला पेपर आपने अपना कैसे प्रिपरेशन किया और जो एस्पिरेंट है वो कैसे उसको चूज करें और कैसे उसको लिखे, थोड़ा सा सर ये बताएं। ऐसे में 2 ऐसे लिखने होते हैं और UPSC अब एक फ़िलोसॉफ़िकल ऐसे देता है और एक थोड़ा करंट अफेयर टाइप का ऐसे देता है। तो जो करंट अफेयर टाइप ऐसे होते हैं वो हम GS की जब पढ़ाई करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक जो कंटेंट है वो प्रिपेयर हो जाता है। तो अब बात वही शैली की आती है कि आप उसको किस तरह से जो है लिख पा रहे हैं, किस तरह से आप उसको कनेक्ट कर पाते हैं कि आपका जो पहला पैराग्राफ है और जो लास्ट पैराग्राफ है वो एक फ़्लो में दिखे। और कल मार्क्स भी आ गए हैं जो UPSC के, तो मेरे उसमें 133 मार्क्स हैं ऐसे में, तो और जो कि मतलब एक सेलेक्टेड लिस्ट के लिए ठीक मार्क्स हैं। तो जो इसमें था कि हाँ, कि जो आपका फ़्लो होना चाहिए ऐसे में वो अच्छा होना चाहिए। उसके लिए ये है कि आप पहले से एक पेज पे उसकी आउटलाइन बनाएं ऐसे कि किस तरह से आपको लिखना है। आप उसके डिफरेंट डायमेंशंस खोलें और उन डायमेंशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करें।
और आपका कनेक्शन जितना अच्छा होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जो उसमें रिफ्लेक्ट होगा आपकी राइटिंग में, तो फिर वहाँ पे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और उसी तरह जो फ़िलोसॉफ़िकल ऐसे होता है, उसको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। उसमें आप किस तरह से उसको किस डायरेक्शन में ले जाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप कोई भी सेंटेंस देख के उसको अपने मन में सोचिए कि इसको इस तरह से सोचा जा सकता था, या इसको सोसाइटल लेवल पे ये होगा, नेशनल लेवल पे इस तरह से होता है। और तो ये फ़िलोसॉफ़िकल ऐसे को अटेम्प्ट करने का एक अच्छा तरीका होता है। अब जैसे कि मुझे याद है कि मैंने जो अटेम्प्ट किया था ऐसे, वो बीइंग ह्यूमन एंड बीइंग ह्यूमेन ऐसे करके था। तो मैंने उसको बीइंग ह्यूमन को कई लेवल पे सोचा। बीइंग ह्यूमन, आप एक फ़ैमिली में कैसे ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं लोगों को, आप एक सोसाइटी में कैसे करते हैं, अपने नेबरहुड में कैसे करते हैं, आप नेशनल लेवल पे एक आइडियल ह्यूमन कैसा होना चाहिए, एक इंटरनेशनल लेवल पे आइडियल ह्यूमन कैसा होना चाहिए। तो इस तरह से उसको अटेम्प्ट करेंगे तो फ़िलोसॉफ़िकल ऐसे में भी एक अच्छा स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी अच्छी रहती है। जी। तो सर अभी जो आपका ऑप्शनल था ज्योग्राफी, उसकी आपने कैसे प्रिपरेशन की? और एक चीज़ सर ये बताएं कि आपने बीटेक बैकग्राउंड होते हुए कोई उस तरह का सब्जेक्ट नहीं लिया और आप आर्ट में आके ज्योग्राफी को चुने? बीटेक होते हुए भी मैंने ज्योग्राफ़ी इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरा बीटेक में फिर मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेनी पड़ती, जो कि बहुत वास्ट होती है और मेरे लिए मुश्किल हो जाता उसको कम समय में प्रिपेयर करना। और ज्योग्राफ़ी को सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और ये सब्जेक्ट में सब कुछ है जो कि आपको एक देश के बारे में और दुनिया के बारे में जानने में बहुत मदद करता है। मेरा जो थॉट प्रोसेस है या एप्टीट्यूड है वो थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप का है, तो मेरे लिए ये ज्योग्राफ़ी सब्जेक्ट काफ़ी सूटेड था कि इसको मैं लंबे समय तक पढ़ सकता हूँ। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको करने में मुझे आसानी होती थी, और इंडिया की चीज़ें और बाहर की चीज़ें पढ़ने में और उसको अप्लाई करने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। तो इसलिए मैंने ज्योग्राफ़ी को सेलेक्ट किया बजाय अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। सर अभी इसके लिए बुक लिस्ट अगर कुछ बताएंगे, या जो सोर्स आपके रहे हों ऑप्शनल के लिए, ताकि जो बच्चा या एस्पिरेंट जो अभी इसके लिए ज्योग्राफी को रखे तो इसके लिए मटेरियल या सोर्सेज थोड़ा सा हेल्पफुल हो सके। ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल अगर आपको लेना है तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके पहले। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ को रेफ़र किया था, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी। उसके बाद फिर मैंने ज्योग्राफ़ी में क्लासेस ली थी। तो वो मैंने क्लासेस ली थी दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है गाइडेंस आईएएस नाम से, वो हिमांशु सर चलाते हैं। तो उनके यहाँ पे मैंने 500 प्लस कोर्स होता है वो ज्वाइन किया था, और मैंने वहाँ पे जाके क्लासेस करी थी। ये मैं 2018 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद फिर वो क्लासेस वहाँ पे करी थी, उसमें टेस्ट्स होते हैं वो दिए थे, और मैंने अपनी पूरी ज्योग्राफ़ी की पढ़ाई उसी पैटर्न पे करी थी जैसा वहाँ पे बताया था। उसके अलावा मैंने कुछ बुक्स रेफ़र करी थी, जैसे कि फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी के लिए सविंद्र सिंह एक बुक आती है वो रेफ़र करी थी। रूपा मेड सिंपल की 2 बुक्स आती हैं छोटी छोटी हैंडबुक टाइप की, वो रेफ़र करी थी ज्योग्राफ़ी के लिए। उसके अलावा जो भी मटेरियल मुझे बताया जाता था कि कोचिंग में या फिर क्लासेस में कि ये चीज़ आपको बुक से पढ़नी है या ये एडिशनल चीज़ें पढ़नी है, तो वो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर करता था। जो मेरा बेस था वो पूरी तरह से वो कोचिंग का मटेरियल था, और ये बुक से जो चीज़ें मैंने एडिशनल करी थी वो थी। इसके अलावा मैंने कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी थी। हाँ, एक बुक और है, मॉडल्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, और ज्योग्राफिकल थॉट्स बाय आर.डी. दीक्षित। तो 3-4 बुक्स के अलावा मैंने बुक्स का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। मैंने नोट से ही ज़्यादा पढ़ाई की थी जो मैंने खुद बनाए थे क्लास में। जी। तो सर अभी आप कितने आवर की स्टडी सर करते थे? बच्चों का ये रहता है कि आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए कितने आवर की स्टडी की जाए या कॉन्सेप्ट बेस किया जाए? सर आपने इसको कितने घंटे किया और कैसे किया थोड़ा? मेरे हिसाब से अगर मैं वो करूँ तो एवरेज मैंने 10 घंटे की रोज़ पढ़ाई की थी, चूँकि मैं जॉब नहीं करता था और पूरी तरह घर पे ही रहता था, तो 10 घंटे निकाल पाना मेरे लिए कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं थी।
और ऐसा मुझे कहीं बाहर जाना और ये सब चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व मैं नहीं था, तो 10 आवर्स की स्टडी हो जाती थी और अच्छी क्वालिटी स्टडी जो होती है वो करनी ज़रूरी है। तो उसको टारगेटेड वे में करने की ज़रूरत है। एक दिन, हर दिन का आपको पता होना चाहिए कि आपको 10 घंटे दिए जा रहे हैं, तो वो आपको कैसे यूटिलाइज़ करने हैं। प्रीलिम्स की पढ़ाई जब करनी होती है, जब प्रीलिम्स पास आता है 1 महीने पहले, तो फिर मोड चेंज होता है, तो फिर वो 12 से 13 घंटे हो जाता है पढ़ाई करने का वो तरीका। उसी तरह जब मेंस आता है तो फिर वो 12 से 13 घंटे वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से मैंने एवरेज 10 घंटे की पढ़ाई रोज़ करी थी और वही 1 साल अच्छे से इस चीज़ को मैंने जो है फॉलो किया था। जी। तो सर अभी प्रिपरेशन के दौरान सर ऐसा कोई फेज आया था या कोई ऐसी बाधा आई थी कि लगता कि नहीं अब छोड़ो, एक लंबा दौर होता है जैसे अभी प्रिपरेशन का 4 साल 5 साल, तो बीच में एक बार जैसे मोटिवेशन कुछ डाउन्स होते हैं, अप्स डाउन्स लगे रहते हैं, तो सर कोई ऐसा दौर रहा जो आपको थोड़ा सा परेशान किया हो? जी हाँ, ये एक मेरी जर्नी काफ़ी लंबी है, 2017 से लेके 21 तक। और इस बीच कई बार, स्पेशली जब आप इंटरव्यू में बाहर होते हैं और फिर तुरंत 1 महीने बाद प्रीलिम्स होता है, तो वो चीज़ एक बहुत कठिन होती है। और मेरे लाइफ में ऐसा 2 बार हुआ कि मैं इंटरव्यू दे के फिर मुझे तुरंत प्रीलिम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना था। तो वो टाइम था जब मुझे लगा था कि मतलब ये चीज़ें क्या हो रही हैं, या फिर नहीं समझ में आता था कि क्या सही हो रहा है। ये लगता था कि बस छोड़ के अब कहीं और कुछ किया जाए, निकला जाए यहाँ से। पर वही है कि निकल के आप जाएँगे कहाँ? कहीं भी जाएँगे, आपके मन में वो रहेगा, वो अंदर से आता रहेगा। तो इसलिए ये बस अब लगे रहे इस चीज़ में कि इसको नहीं, थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो शायद चीज़ें बेहतर हों। और वही वाली बात है कि होप इज़ द ओनली थिंग दैट कैन मूव एनीथिंग फॉरवर्ड। तो वो होप रखी मैंने हमेशा अपने अंदर, और हमेशा अपने आप को बैक किया। और इसमें मेरी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान था कि उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया कि तुम्हारा नहीं हो रहा है तो तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत है, या कुछ भी ऐसा। तो उन्होंने मुझे हमेशा बैक किया, मैंने खुद को इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रखा। और इस कारण से जो डिप्रेशन वाला स्टेट आ जाता है लोगों के अंदर, वो मेरे अंदर नहीं आया उस समय, जब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी। तो और यही था कि मैं बार-बार इस एग्ज़ाम को देने के लिए और इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए बहुत तत्पर था कि बस इसमें करना है। जी। तो सर इंटरव्यू के जैसे आपने 3 बार इंटरव्यू दिया और आपने यूपी पीसीएस का भी इंटरव्यू दिया है, तो अभी इंटरव्यू के दौरान किस तरह के क्वेश्चंस किए गए? एक आध अगर कोई क्वेश्चंस या कोई वाक़या आपको याद हो तो सर वो ज़रूर बताएं। इस बार के इंटरव्यू में मुझसे तालिबान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। उसके अलावा मेरे ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे, जो कि साउथ अमेरिका पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। उसके अलावा मुझसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसी तरह जब यूपी पीसीएस का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें मेरे से पंचायत इलेक्शंस पे क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरे से मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो ओवरऑल जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं, उनको अगर मैं बोलूँ तो वो या 2 ही तरह के होते हैं। या तो वो डैफ, जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जिसमें आप सारी अपनी बातें लिखते हैं कि आपने कहाँ से स्कूलिंग करी, कहाँ से पढ़ाई करी, क्या-क्या किया। या तो वो क्वेश्चन वहाँ से उठता है, और दूसरा होता है कि जो करंट में इश्यूज़ चल रहे होते हैं वहाँ से। तो ओवरऑल मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे गए, वो दोनों ही चीज़ों से मिक्स करके पूछे गए थे। और इंटरव्यू में मेरी जो है परफॉर्मेंस ठीक रही थी, एवरेज रही थी। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा पार्ट बना इस पूरे प्रिपरेशन का। जी। सर अभी जैसे इंटरव्यू के आप 2 बार इसके पहले भी वापस आ चुके थे, इस बार जैसे सफलता मिली, तो आपने किस पॉइंट का एनालिसिस किया कि जो ऐसा कौन सा बिंदु था जो आपको लग रहा था कि हाँ वो कमज़ोर था और उस पर काम किया? इंटरव्यू के लिए जो मैंने सबसे ज़्यादा काम किया था वो अपनी प्रिपरेशन पे था, क्योंकि इंटरव्यू को इसके पहले मैं मानता था कि वो बस आपकी पर्सनैलिटी नेचुरल होती है और आप उसको इन्हांस नहीं कर सकते 2 महीने में। पर ऐसा नहीं है, मैं गलत था। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और उसकी प्रिपरेशन उतनी ही इंटेंस होती है जितनी कि प्रीलिम्स और मेंस की।
उसके लिए भी आपको अपने शहर के बारे में, अपने स्टेट के बारे में पता करना होता है, जानना पड़ता है। और उसी तरह जो आपका कन्वर्सेशन स्किल है वो अच्छा होना चाहिए। आप के अंदर एक धीमे और धीरे धीरे बोलना और उसके अलावा सही चीज़ें सोच के बोलना, ये डेवलप करना पड़ता है। तो इंटरव्यू के लिए इस बार जो चेंज किया मैंने वो यही किया था। और मेरे जो सिलेक्शन में जो मेन चीज़ इफ़ेक्टिव रही थी वो इंटरव्यू के अलावा मेंस के मार्क्स रहे थे। तो मैंने मेंस के मार्क्स पे ज़्यादा फोकस किया था। जी। तो सर अभी हम लोगों ने एक ओवरऑल लगभग व्यू कर लिया पूरे यूपीएससी का। तो अभी सर आपको ऐसा कोई पॉइंट लग रहा है जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को जानना चाहिए और हम लोग कवर नहीं कर पाए, ऐसा कोई पॉइंट अगर आपको लग रहा हो तो सर ज़रूर बताएं। मेरा जो मैसेज है वो उन लोगों के लिए है जो शायद इस बार इंटरव्यू में बाहर हुए होंगे या मेंस में बाहर हुए होंगे और जिनको लग रहा होगा कि अब क्या किया जाए या कुछ समझ नहीं आता है। स्पेशली जो 2 या 3 बार किसी एक स्टेज से बाहर होते हैं। और चूँकि मैंने बहुत ही करीब से इन सब चीज़ों को देखा है और समझा है, तो मुझे बहुत ही अच्छी समझ है इस चीज़ की कि उसको किस तरह से हैंडल करना है। और तो उनसे मेरा मतलब एक मैसेज यही है कि आप हिम्मत नहीं हारने की ज़रूरत है। आप एक हर रोज़ को आप ये ना सोचें कि अभी कब तक करें या अगले साल क्या होगा, पता नहीं अगले साल होगा कि नहीं होगा। आप बस उठें, उस दिन की जो तैयारी करनी है, जो आपको पढ़ाई करनी है, आप उस पे ध्यान दें। आप अगले दिन का भी ना सोचें कि अगले दिन की पढ़ाई क्या होगी, कैसी होगी, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता है कि हम कब तक हैं, कहाँ हैं और किस हाल में चीज़ें होंगी। तो इतना जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है वो यही थॉट आता है कि लाइफ में क्या होगा आगे जाके। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हर एस्पिरेंट को कि वो इस चीज़ पे ध्यान न दे, अपना ध्यान वहाँ से हटाए कि आगे लाइफ में क्या होगा, बजाय इसके वो जो अभी प्रेजेंट में कर रहा है उस पे ध्यान दे कि वो आज क्या कर सकता है, आज का दिन उसको बेहतर कैसे बनाया जाएगा। वो इस पे अगर ध्यान देगा तो एक दिन करते करते जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगी तो एक दिन आएगा कि जब टाइम बदलेगा, जब चीज़ें उसके हिसाब से होंगी, तो उस दिन का बस वो इंतज़ार करे। और वो होता है जैसे कि एक किसी भी लड़ाई में जो जीतता वो है जो अंत तक खड़ा रहता है। और इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी बार मार खाई है या वो कितनी बार गिरा है। अगर वो गिर के उठता है तो ही वो जीतेगा। अगर गिर के वो गिरा रह गया और उसने उठने की हिम्मत नहीं की तो फिर वो वहीं पे लड़ाई हार जाएगा। तो हमें भी यही करना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सर, चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम किसी नेक्स्ट किसी सक्सेस अभ्यर्थी को लाएंगे और उनसे हम सीधी वार्ता आपकी कराएंगे। तो आपको किस पॉइंट पे व्यू चाहिए ये हमारे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।